शो का आगाज़ एक खूबसूरत कलाम से किया है। तो आप सबको जुमा मुबारक हो। और कहा गया है कि जब तुम किसी में कोई ऐप देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसे निकाल दो, और यही हकीकी तबलीग है। आज के माशरे में हम क्या करते हैं, हम दूसरों के ऐप निकालते हैं, देखते हैं और फिर दूसरों को बताते हैं, फिर वहाँ से बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। कभी हमने खुद नहीं देखा कि क्या वो ऐप हम में भी है। अगर हमें हकीकी तबलीग करनी है तो पहले वो ऐप अपने अंदर से निकालने हैं। और वैसे भी कहा गया है कि जब आप किसी का पर्दा रखते हो तो अल्लाह ताला आपका पर्दा रखता है, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो अगर किसी का ऐप देखो तो उसे पहले अपने अंदर तलाश कर लीजिए ताकि आप किसी के साथ वो बात ही ना कर पाएँ। तो नाज़रीन, आज के शो की अगर बात की जाए तो आज हम अपने शो में बात करेंगे आईटी की। जनाब, आजकल सोशल मीडिया पे लोग, बच्चे स्पेशली, पैसे कमा रहे हैं। कैसे पैसे कमा रहे हैं? क्या घर बैठ के पैसे कमाए जा सकते हैं? कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पे आप काम करेंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे? ऐसा नहीं होगा, समटाइम ऐसा भी होता है कि फेक वेबसाइट्स होती हैं। आप काम कर रहे होते हो, आपको ये श्योर ही नहीं होता कि आपका बॉस कौन है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, आया वो आपको पैसे भी देंगे या नहीं देंगे, ये बात भी होती है। तो आपको एक श्योर करना है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिस वेबसाइट के साथ काम कर रहे हो, कि क्या वो आपको पे करेगी और किस तरह से काम किया जा सकता है, स्किल्स कैसे सीखे जा सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक बहस ये भी है कि अगर आपके पास आईटी की डिग्री नहीं है, इसके बावजूद भी आप काम कर सकते हैं। क्या ऐसा है? क्या इसके लिए कोई स्किल्स सीखनी पड़ेगी? क्या कोई ऐसा स्कूल है जो आपको ये स्किल्स सिखा रहे हैं? इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से आप दूसरे फेक पेजेस से बच सकते हैं, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे। रट्टा सिस्टम कब खत्म होगा? हम लोग डिग्रीज दे रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग। क्या पढ़े लिखे लोग क्रिएटिव है? क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो कितने क्रिएटिव हैं? क्या पढ़े लिखे लोग होने का क्या मतलब है कि आप पढ़े लिखे तो सिर्फ आपके पास डिग्री है? क्या आप किसी को अपना तारीफ करवाते हुए पहले आप अपनी डिग्री दिखाएंगे, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग होगी कि जब आप बात करेंगे तो आपकी बात करने से पता चल जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप देखते हैं कि इतने ज़्यादा नंबर लेना शुरू हो गए हैं बच्चे कि अगर 1000 नंबर है तो आप देखते हैं कि एक बच्चे के 999 नंबर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? नंबर तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या हम अच्छे इंसान प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? कैसे करेंगे ये सिस्टम को हम चेंज? एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम बात तो करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि निसाब एक हो जाना चाहिए, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। मदारिस का है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है। ये तमाम जो हमने डिवाइड कर दिए हैं, हम इनके बारे में हमेशा बात करें और तकरीबन बहुत अरसा हो गया इस बारे में हम बात करें, लेकिन हम इसमें चेंजिंग नहीं ला रहे। कैसे चेंजिंग लाई जा सकती है कि अभी भी हमें बात करने की ज़रूरत है। हम चेंजिंग कैसे लाएंगे? हमारे बच्चों में स्किल्स कैसे आएंगे? हम कैसे ऐसे इंसान प्रोड्यूस करेंगे जो डिग्री के साथ, जिनमें हुनर भी होगा, जो अपना सोर्स ऑफ इनकम खुद तलाश कर सकते हैं, जिन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हमें जॉब दे रही है या नहीं दे रही। उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या जॉब करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे ख़वातीन की कि माशाल्लाह हमारी ख़वातीन जो घर से अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं वो कितनी मोटिवेट होती हैं, उनके घर वाले उनको कितना सपोर्ट करते हैं, और फिर वो बड़े लेवल पे जब चली जाती हैं तो दूसरी ख़वातीन को कैसे प्रमोट कर रही होती हैं। ख़वातीन का काम करना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान की तरक्की में, एक मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का काम करना कितना अहम है, और क्या किरदार होता है जब ख़वातीन भी काम कर रही होती हैं। हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। क्या हमारी खातून बाइख्तियार है? अब ये बहस बहुत पीछे चली गई है। हमारी खातून इख्तियार है, वो हर माशरे में, हर डिपार्टमेंट में काम कर रही है। अब हमने बात ये करनी है कि जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रही है, कि आया वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम है, हम दूसरी ख़वातीन को जो घर बैठ के काम करना चाहती हैं उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें कैसे आगे लेके आ सकते हैं, उन्हें कैसे इस माशरे का जो तरक्की है उसमें किस तरह से उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे उन्हें बता सकते हैं कि जनाब आप भी काम कर सकती हैं और एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग के बारे में कि आपने कभी ऐसे सुना है कि एक शागिर्द है, लेकिन वो शागिर्द 16 साल शागिर्दी करता है, लेकिन फिर उनकी जो उस्ताद है वो उन्हीं के लिखे हुए गाने गाते हैं। ये बड़ी ऑनर की बात होती है कि आपका शागिर्द लिखे और आपका टीचर उसको गा ले। ये बड़ी ऑनर की बात है। मैं कहूँगी ये अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग ही हो सकती है किसी पे ना, कि उसने लिखा और उसके उस्ताद ने खुशी खुशी गाया और वो हिट भी चला गया। तो आज हम सिंगिंग के बारे में भी बात करेंगे। जो हमारे लेजेंड सिंगर हैं वो कैसे काम किया करते थे, वो अपनी टीम के साथ कैसे थे, वो कितने रियाज किया करते थे, प्रैक्टिस कितनी की जाती थी, और शायरी के बारे में बात करेंगे, कितनी स्ट्रॉन्ग शायरी थी। आज के गानों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो जी जनाब, पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं जी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। मैं वेलकम करती हूँ जी आबिद अयूब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और
और आज हम सोशल मीडिया पे भी आपसे राय लेंगे कि इस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं। ये बड़ा अहम बात है कि जी सोशल मीडिया से कैसे पैसे कमा सकते हैं। और इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जी, जो एक स्कूल की चेन को रन कर रहे हैं। आज हम उनसे एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी शहजाद अब्रेज़ खान का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शहजाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। थैंक यू जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। मुझे अंदाज़ा है एक टीचर के लिए कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना, कि मसरूफ़ होते हैं टीचर हमारे। और जी हमारे साथ एक ज़बरदस्त हमारी मेहमान है, बड़ी प्यारी हमारी मेहमान है जी, जो अपनी जो ख़वातीन हैं उन्हें भी मोटिवेट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए। इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं जी, इवेंट एक्सपर्ट हैं। उन्होंने छोटी लेवल से काम स्टार्ट किया था और माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रही हैं। किस तरह से कर रही हैं, कौन उनकी मोटिवेशन थी, किस तरह से वो आगे आई हैं जी। मैं वेलकम करना चाहूँगी सवेरा नसीर का। थैंक यू सो मच सवेरा फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा सवेरा आपको भी अपने शो में देख के। और जी इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं जिनका एक कलाम से हमने आगाज़ किया। इनका खूबसूरत कलाम था जो उन्होंने आज हमें सुनाया। मिकी शाह गुजरातिया जी इनका नाम है, इनके नाम के बारे में भी हम बात करेंगे। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। तो आबिद साहब, आपसे बात शुरू करेंगे कि मैंने स्टार्ट में बात की सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया कितना अहम किरदार अदा कर रहा है हमारे माशरे में लोगों को प्रमोट करने के लिए? सोशल मीडिया ऑब्वियसली जो छोटे बिज़नेस हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है जी। जो काम आप मुख्तलिफ टीवी चैनल, न्यूज़पेपर पे ऐड दे के अपने बिज़नेस को प्रमोट करते थे, वही काम आप बहुत ही मिनिमम बजट के अंदर सोशल मीडिया पे प्रमोशन के साथ कर रहे हैं जी। और उसमें अब कोई इतना मसला नहीं रहा। छोटे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स वो भी अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं जी। और आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जितने बड़े पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जितनी भी कंपनीज हैं वो इसको यूटिलाइज़ कर रही हैं। एक ग्रेट नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपको अगर उन लोगों तक पहुंचना है तो हाँ, आपको अपना मैसेज उन तक पहुंचाना है तो आपको सोशल मीडिया ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। और फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ जो ऑडियंस है जो वो यूथ है, मोस्टली यूथ है। और किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेजर ऑडियंस होती है वो भी यूथ ही होती है कि वो उनको टारगेट करेंगे और वो उसी को फिर आगे लॉन्ग टर्म उनके क्लाइंट्स रहेंगे या उनके लॉयल कस्टमर बन के रहेंगे। तो ये इसकी एक अहमियत इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि यूथ इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने जिक्र किया हमारी यूथ सोशल मीडिया पे टाइम तो स्पेंड कर रही है, लेकिन वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सिर्फ अपनी पर्सनल जो उनके पेजेस है उस पर स्पेंड कर रही है। इस तरह से स्पेंड करके तो आप खुद को प्रमोट नहीं कर सकते। देखिए, ये एक स्टार्ट है। बच्चे ऑब्वियसली जब हम लोगों ने शुरू किया तो उस वक्त फेसबुक ज़्यादा थी। आजकल इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ज़्यादा है जी, बिल्कुल स्नैपचैट ज़्यादा चल रहा है, तो वो यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिए, बच्चों ने इसको यूज़ कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि बच्चे इंस्टाग्राम में और स्पेशली स्नैपचैट में हम लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। हम जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो जब इसको प्रॉपरली, इसकी अहमियत को समझते हुए इसको अपनी ज़ाती प्रमोशन के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए यूटिलाइज़ करना शुरू करेंगे तो आई होप सो कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। क्योंकि उन्होंने, वो नेटिव है इसमें, वी आर माइग्रेंट, हमने ये टेक्नोलॉजी सीखी, वो इसी के साथ पैदा हुए हैं, तो वो हमसे अच्छा इसमें प्ले करेंगे। मगर अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो इस चीज़ की अहमियत को समझते हुए और अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने काम को सीरियस लेके जब इसकी तरफ सोचेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे तो वो अच्छा प्ले करेंगे। वो अच्छा प्ले करेंगे, मतलब अच्छी बात है कि अगर वो यूज़ करें तो उन्हें आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि अब इससे हमने अर्निंग कैसे करनी है या इससे अपनी प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी कैसे करनी है, अपने आप को ब्रांड कैसे करना है। जिस तरह की भी उनकी सर्विसेज हैं उनको सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, तो वो कैसे करनी है। ज़बरदस्त। तो हमारे साथ एक टीचर भी मौजूद है जो साथ स्कूल की चेन चला रहे हैं, माशाल्लाह से जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है इन पे। तो शहजाद साहब, आपसे पूछेंगे, हमारे आज के बच्चे ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अस? जैसे हम लोग थे, अब आप देखते हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है, हर तरह के गैजेट्स जो है वो खोल भी लेते हैं, चला भी लेते हैं। देखें, इसमें आज के बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं या पहले बच्चे ज़्यादा एक्टिव थे, ये चीज़ मायने हेज़ नहीं है। मायने हेज़ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिएटिविटी सोसाइटी के अंदर इतनी आ गई है, जिद्दत इतनी आ गई है, लेटेस्ट साइंस की बदौलत और हमारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बदौलत इतनी ज़्यादा जिद्दत आ गई है कि जो चीज़ें हम बुक से देखा करते थे वो हम अपने आईपैड पे देख रहे हैं, अपने टैब्स के ऊपर देख रहे हैं, अपने सेल फोन्स के अंदर देख रहे हैं और एक गूगल करने पे हमें पूरी दुनिया का नक्शा मिल जाता है। हम कुछ भी स्टडी करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें एक सेकंड के अंदर विदाउट वेस्टिंग माइक्रो सेकंड हम उसको सर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये सिस्टम के अंदर आसानी तो डेफिनेटली ये टेक्निक्स की वजह से आई है। रही बात
बात बच्चों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है और ये जो बच्चे हैं, इनमें टैलेंट की कमी नहीं है। जब हम ये देखते हैं कि फ़कत एक तंदूर पे रोटियां लगाने वाला, चने चावल की रेडी लगाने वाला और रिक्शा चलाने वाला मुसलसल बोर्ड के इम्तहान के अंदर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करता है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर बुलंद करता है, तो इससे ये चीज़ तो साबित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया कि रटा सिस्टम है, क्रिएटिविटी नहीं है। देखिए, तलीम के जो बेसिक फैक्टर और एलिमेंट और जो मेन उसके फंक्शंस हैं वो 3 हैं। वो आप मदारस की तलीम ले लें, आप स्कूल की तलीम ले लें, आप उसको इस्लामिक एजुकेशन की तरफ मूव करें या मॉडर्न वर्ल्ड की एजुकेशन से उसको कंसर्न करें। तलीम आपको 3 चीज़ें हैं वो लाज़िम व मलजूम देती है, जिसके अंदर सबसे अहम चीज़ है कॉन्फिडेंस। जो तलीम आपको खुद एतमादी नहीं देती है, मैं समझता हूँ कि इस तलीम का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके बच्चे 4 लोगों में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, आपके बच्चे क्लासरूम में डाइस के ऊपर आके प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, एक टीचर उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं करता है, उसके कॉन्फिडेंस को ग्रूम नहीं करता है। और दूसरी बात ये है कि क्रिएटिविटी, तलीम का बुनियादी मकसद, जो दूसरा बड़ा मकसद है, वो है क्रिएटिविटी। हमें बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ देनी चाहिए कि जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सके। उन्हें ऐसी वर्कशॉप्स देनी चाहिए, उनको ऐसी मशकें देनी चाहिए कि जिसमें वो खुद क्रिएट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक हो गया शहजाद, आपने जिक्र करैक्टर। तीसरी चीज़ ये है करैक्टर बिल्डिंग। जो तलीम करैक्टर पैदा नहीं करती, मैं समझता हूँ उस तलीम का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है शहजाद, आपने जिक्र किया कि हाँ टाइम के साथ चीज़ें चेंज हुई है, ये मैटर नहीं करता कि पहले कैसे थे और आज कैसे थे। टेक्नोलॉजी आने के बाद चीज़ें आसान हो गई ना हमारे लिए। गूगल करके आप, अगर आपके पास एक टीचर अवेलेबल नहीं, आप गूगल करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा मिल जाता है, मतलब 7-8 टीचर के बराबर एक डाटा आपके पास आ जाता है एक वक्त में। ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, आसानी ज़्यादा होगी, लेकिन बच्चों में खुद एतमादी पैदा नहीं हुई जी, आज के बच्चों में। तो ये क्या हुआ, ये कहाँ पे कमी नजर आई? देखिए, खुद इत्मादी भी एक सेपरेट इशू है। जब पेरेंट्स और उस्ताद बच्चों को बूस्ट अप करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, तो ये खुद इत्मादी इंशाल्लाह उनके अंदर ज़रूर परवान चढ़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि फ्लास टीचर के अंदर भी है और पेरेंट्स के अंदर भी है। जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बार बार उनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों से मना करते हैं, प्रोहिबिटेड है, ये फ़लाँ काम नहीं आपने करना है। अगर हम उस्ताद की बात करते हैं तो स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है अनफॉर्चुनेटली, कि तुम तो हो ही नालायक, तुम ये काम कर नहीं सकते हो, तुम तो हो ही निकम्मे, ये काम तुमसे होना ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि टीचर वो है जो आपको खुद इत्मादी देता है कि यू कैन डू इट, यू मस्ट डू इट। जब आप इत्माद देंगे कि आप ये काम कर सकते हो, तो बिलीव मी एप्रिसिएशन से बड़ी कोई बात नहीं है कि आप स्टूडेंट को अप्रिशिएट करें और जो वो काम करना चाह रहे हैं उनको करने की एक स्पेस दें, उनको गुंजाइश दें, और इस तरह से एक बच्चे की हौसला अफजाई होगी, वो इनकरेज होगा, और इसके जो आउटकम्स हैं, इसके रिजल्ट्स हैं, वो बड़े ज़बरदस्त आप देखेंगे कि नतीजा खेज़ हैं। तो ये चीज़ों का फुकदान जो है वो बेसिक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा आंसर है इस टाइम सोसाइटी का। स्कूल्स के अंदर हो, घर के अंदर हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंदर, खुद एतमादी के अंदर ये चीज़ें जो है वो एक दीवार बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्यों अभी भी हम इस बहस में आए कि हमारे टीचर अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे, क्या वो अच्छे से डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, दुनिया इतनी तेज़ हो गई है, हर चीज़ इतनी तेज़ हो गई, उसके बावजूद भी अभी भी हम इसी बहस में अटके हुए हैं कि टीचर अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये क्यों नहीं है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जी सवेरा, तो सवेरा से बात करेंगे। सवेरा, आपने अपना बिजनेस केक बेकिंग से स्टार्ट किया, छोटे लेवल से घर से स्टार्ट किया, तो आपको कहाँ से आप मोटिवेट हुई, आपको क्यों लगा कि मुझे काम करना चाहिए? और आपने माशाल्लाह से, आपके छोटे बच्चे भी थे, उसके साथ साथ आपने ये काम स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, मैं अपने बच्चों की बर्थडेज और अपने घर के जो मेरे फैमिली इवेंट्स होते थे वो मैं खुद ही करती थी। अरे ग्रेट। मगर मेरे बिल्कुल डियर वंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कुछ बड़े डिजास्टर्स इवेंट्स उनके साथ हुए, क्योंकि एक बड़ा ये कस्टमाइज्ड केक्स का बहुत चला था, बहुत ट्रेंड चला था, तो मतलब हाईली पेड केक्स जो है वो डिजास्टर। जी बिल्कुल, और अपेरेंटली एक्सीलेंटली लुकिंग केक्स जो थे वो अंदर से टेस्ट में बड़े पैथेटिक होते थे, और गेस्ट को आप जो होस्ट है वो सर्व करता था और ये मतलब वो नहीं खाते थे। तो बेसिकली पहले तो मुझे पुश मेरी ही फैमिली ने दी कि यू आर सो मीन, सिर्फ अपनी घर के लिए करती हो, सबकी हेल्प करो।
कुछ इवेंट्स वाले थे, उन्होंने भी कहा, बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त, मगर ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट से सिर्फ एक चीज़ की इंस्पिरेशन थी जो मैंने ली कि यस, जो इंसान अपने बच्चे अपने किसी भी इवेंट के लिए एक चीज़ ऑर्डर कर रहा है, वो एक शौक से कर रहा है, और वो इतना पैसा जो हलाल से इतनी मेहनत से कमाता है, जब वो ऑन द स्पॉट स्पॉइल होता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो मेरा मोटिव था टू गिव गुड टेस्ट, गुड क्वालिटी। जबरदस्त, कम पैसों में अच्छा टेस्ट डिलीवर करना था आपका मोटिव ये था कि बजट आपके मुताबिक हो और टेस्ट भी इतना हो कि अगला खुश हो जाए ना जब सर्व करे। अच्छा, आपने फिर घर से स्टार्ट कर लिया, पेज वगैरह बनाया आपने सोशल मीडिया के थ्रू? बेक फ्लेवर्स के नाम से फेसबुक पेज मेरा है और इसको मैं रन कर रही हूँ। ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ड ऑन माय टेस्ट ओनली बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला एंड आई कंटिन्यूड वर्किंग। वैसे मैं खुद जॉब भी करती हूँ ये वो, मगर बहुत टफ भी होता था, मगर सिर्फ एक यही चीज़ मुझे स्ट्राइव देती थी और एक थ्रिल देती थी कि नहीं, करते रहो, बिकॉज यू आर सर्विंग योर कम्युनिटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव सम पैशन, सम पोटेंशियल, तो आप उसको डोंट वेस्ट इट। हमारे माशरे में फीमेल्स हैंडीकैप खुद हो जाती हैं, ठीक है। हम इस बहस में पड़ जाते हैं, नहीं मर्द को फौकियत क्यों दे रहे हैं, फीमेल को क्यों नहीं। मर्द का एक बहुत अहम रोल है हमारे माशरे में और हमें खंदा पेशानी से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें अपना रोल, कोई फीमेल डिपेंड, हम देख रहे होते हैं मेजॉरिटी फीमेल्स हैं, अच्छा कोई हमें सपोर्ट कर दे, कोई हमें मोटिवेट कर दे, हम वेट करते हैं दूसरों का, हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं और मोहताज खुद हो जाते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद एक स्ट्राइव लेने की, एक पैशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। और इसी तरह मैंने घर से स्टार्ट किया और मैंने फिर प्रोफेशनल क्लासेस ली। अरे गुड, क्योंकि अपने घर के लिए करना और बात होती है, मगर प्रोफेशनली उस चीज़ में कोई आपका फॉल्ट नहीं रहनी चाहिए। और उसके बाद मैंने इसको फुल फ्लेज इंट्रोड्यूस किया। Last year, I diversified my business into event organizer. I am designing entire events now from all kind of events. तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी मेरी इंस्पिरेशन वही थी। आप देखें इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, they charge kidneys. True, they charge kidneys। बेचारे जिन्होंने इवेंट गाने होते हैं वो 2-2 साल पैसे जोड़ते हैं और फिर एक इवेंट होता है उनका। तो मेरा ये मोटिव था कि नहीं, लेट्स इंट्रोड्यूस सम पैकेजेस, एक वो हैसल फ्री हो जाए और एक पॉकेट फ्रेंडली पैकेजेस हों। फिर दूसरे की मर्जी उसने कौन से वाला पैकेज लेना है, ऑप्टेड, गो फॉर इट। ठीक है, आपने अपने क्लाइंट को ये पूरी फेवर दी है कि जैसा आप चाहेंगे, जितना आपका बजट है, मैं इसी में आपको अच्छा काम कर दूंगी। बिल्कुल, ऐसे ही, वेरी नाइस। अच्छा सवेरा, जैसे आपने स्टार्ट किया, फिर आपको जैसे आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ने आपसे ये केक बनवाने शुरू कर दिए, तो जब आपको अप्रिशिएट करते तो कैसा लगता था आपको? मैं अप्रिसिएशन बड़ी जरूरी है। सही बात बताऊं तो रिलेटिव्स में बहुत कम ऐसे होंगे जो आपको पे भी करेंगे। अच्छा, ये भी होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी फ्रेंड्स और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा मुझे जो सपोर्ट थी वो मेरे पेरेंट्स की थी, जो कि होती है, हर एक के पीछे होती है। मगर ऐसे भी कुछ टाइम आए कि जब मैं सोचती थी क्योंकि जस्ट लेट्स वाइंड इट अप ना, तो आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ माय फादर सेइंग, यू आर डूइंग इट सो यू कैन डू इट, इट्स नॉट कॉमन। हमें अपना पोटेंशियल देखना चाहिए। बेसिकली मैं समझती हूँ, मर्द हो या औरत, किसी एक इंडिविजुअल का फेलियर उसके जो पेरेंट्स ने उस पर इतना टाइम, तरबियत इन्वेस्ट की होती है, ये उसका एक फेलियर होता है। तो बेसिकली एक इंसान जब फेल होता है तो उसके पेरेंट्स फेल होते हैं। हम फीमेल्स को ये समझना चाहिए, हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम इस कम्युनिटी का बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। और फीमेल्स में खुदा ने इतनी सलाहियत दी है जो अपने घर को देख सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हैं, वो एक वक्त में कई काम मैनेज कर सकती हैं। ये एक हम अपने आप को रीजन देते हैं, नो आई कैन नॉट डू दिस, नो आई कैन नॉट डू दिस, ऐसा कोई रीजन नहीं है। सवेरा, आपने जिक्र किया कि जब आपने स्टार्ट किया आपके बच्चे बड़े छोटे थे, तो मुश्किलात हुई, क्योंकि आपको अगर ऑर्डर आ गया है तो आपको तो काम करना है, आपकी कमिटमेंट को पूरा करना है, बेशक आप जितने भी बिजी हैं। तो कैसे मैनेज करती थी? जी, मैं अपने बच्चों को सुला के उसके बाद ओवरनाइट पूरी काम करती थी। अरे, तो सुबह सुबह मैं अपने सारे ऑर्डर्स, हर चीज़ रेडी करती थी, एंड आई स्टिल वर्क लेट नाइट।
अरे माशाल्लाह। बिकॉज आई स्टिल हैव टू गिव टाइम टू माई किड्स, मेरी फैमिली। जाहिर है उनकी अपनी डिमांड होती है। हमारी सोसाइटी में फीमेल का बड़ा डाइवर्सिफाइड सा एक रोल है, घर को भी देना है, बच्चों को भी देना है, कुछ निगलेक्ट नहीं हो सकता। बट मैं आपको बताऊं, आप जब कुछ कर रहे होते हो ना इस कम्युनिटी के लिए, तो आप बड़ा इंजॉय करते हो, बड़ा इंजॉय करते हैं। और जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है कि जबरदस्त सवेरा के केक सबसे बेस्ट है, कम प्राइस में अच्छे केक अगर आपको चाहिए तो सवेरा के पास आए। एग्जैक्टली। और अभी ही मेरे इवेंट्स का होता है, यू नो, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है कि ऑन द स्पॉट, ऑन द इवेंट, जब मेरा क्लाइंट इतना खुश होता है ना, मैं समझती हूँ ये है मेरा जो पैसा वसूल हुआ है। अरे वेरी नाइस, जबरदस्त। सवेरा जी, इस बारे में मजीद बात करेंगे, आपके इवेंट्स के बारे में। तो अब जी हमारे साथ हैं जी मिकी शाह। मैं पहले आपके नाम के बारे में पूछना चाहूँगी, आपका नाम किसने रखा? मैं मिकी शाह तो मेरे वाले साहब ने रखा हुआ था, वालिदा और वालिद ने। मिकी शाह गुजरातिया आपको गुजरातिया मुझे मैडम नूर जहाँ प्यार से कहती थी, गुजरातिया, गोल्ड या गुजरातिया। वेरी नाइस, उन्होंने आपका नाम, तो आपका नाम अब यही जाना चाहते? अब मिकी शाह गुजरातिया ही मशहूर है, हजारों लड़कों के बाजुओं पे लिखा हुआ है मिकी शाह गुजरातिया, क्योंकि मैंने कोई चौक ऐसा नहीं गुजरात का जिसका गाना मैडम नूर जहाँ से ना गवाया हो। अरे वेरी नाइस। और कोई अहले अल्लाह हस्ती ऐसी नहीं है दरवेश जिनकी धमाल मैंने या खुद ना गाई हो या किसी भी बड़े सिंगर, इनायत हुसैन भट्टी साहब से खास कर मैंने बहुत धमालें गवाई। और वो कहते होते थे कि ये गाना नहीं गवाता, अखबार गवाता है। 8-8 अंतरे के गाने में उनसे धमालें गवाता था। अरे जबरदस्त। तो आप इतना अच्छा खासा, मतलब कवाली ज्यादा से ज्यादा लंबी होती है, आपने देखा होगा 27, 22, 21। तो आप आपकी सिंगर या जो कवाल होते थे वो थकते नहीं थे कि जनाब आपने इतना लंबा लिख दिया? प्यार था उनको, वो तो हंसते थे, बल्कि वो तो हंस रहे होते थे कि या कह रहे होते थे ना कि मैं मसलन तैयार हो रहे होते हैं घर से जब, तो उस वक्त तो उनकी चची जान जो थी, उनकी बीवी, वो कहती थी कि भट्टी साहब किधर तैयार हो रहे हैं, तो उनकी बेटी कहती थी वो मिक्की शाह 47 मिनट लम्बा गाना गान चले। अरे मतलब आप इस वजह से भी फेमस थे कि आपकी गाने सबसे लंबी होंगी? या कह रहे होते थे मैं मिक्की शाह गुजरात तक लम्बा गाना गान चले। अरे नाइस, मतलब ये आपको उनसे लकब मिलते रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने लिखा भी बेशुमार, आप शायर भी हैं, आप लिखते भी रहे और आप गाते भी रहे, दोनों चीजों को कैसे मैनेज किया आपने? बस ये अल्लाह की अता होती है, ये अल्लाह की अता है। और शायरी भी अंदर से वो तर्ज निकलती थी जो भी, तो उसके मुताबिक फिर मैं शायरी करता था। अरे 6-7 अंतरे बना लिए तो रिकॉर्ड करवा लिए। हर बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया हुआ है। एम अशरफ के साथ सबसे पहले एम अशरफ साहब, मुश्ताक अली साहब, ताफो साहब, मोइन बॉबी, एम अरशद, इशफाक अली, इस तरह सबके साथ, गुलाम अब्बास, सबके साथ, इन सबके साथ काम किया। तो अच्छा मुझे बताइएगा, आप गाते भी हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, तो सिंगिंग में कोई उस्ताद है आपका? भट्टी साहब की शागिर्दी की है, उन्हीं को बस। और उनके साथ तो शागिर्दी भी ऐसी की कि गाड़ी 16 साल उनके साथ अपनी गाड़ी पर उनकी ड्राइविंग की है प्यार से। वेरी नाइस। अपनी धमालें जाके गवा लेता था। उनसे सीखने को वैसे बहुत कुछ मिल जाता था। वो कहते हैं ना कि वो गधे को चाबक और घोड़े को इशारा, वो कोई गलती अगर छोटी मोटी भी निकालते थे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी होती थी कि मसलन शायरी में किसी वक्त वो कि मैं इस लफ्ज़ को ऐसे ना कह जाऊँ। मसलन एक गाना था मेरा, छोटी उम्रे लाहौर शहर विच कीते काम अनोखे, रावी कोल में आ जावां ते आन नज़ारे चोखे, काला शाह काकू वेख के मैंने उसमें किया था याद प्यू दी आवे। जब उन्होंने वो रवानी से सुना मेरे से और एम अशरफ साहब से, तो वो कहते हैं कि इनू मैं ना कह दिया प्यू दी याद पे आवे, ऐसे मैंने कहा पैसे कह लें। इसी तरह कुछ लफ्ज़ ऐसे थे जैसे मैडम से, मुझे मैडम नूरजहां से सीखने को चीज़ें इन लोगों से मिलती थी। दूसरों को के साथ तो खपना भी पड़ जाता है, खपना भी पड़ जाता है। तो सही, ये जो आपका एक रिश्ता था अपने टीचर के साथ, अपने उस्ताद के साथ, जो आप कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी भी ड्राइव कर देते थे, साथ साथ रहते थे, अपनी गाड़ी पे लेके 16 साल। तो सर ये इतनी मोहब्बत आज के उस्ताद और सीखने वालों में नजर आती है आपको? नहीं, ये जो ताबेदारी, ये जो अदब आप मुझे बता रहे हैं, ये अदब आपने देखा है आज के दौर में? बंदे भी बहुत प्यारे थे, दिल चाहता वो आज भी होते तो मैं उनके साथ ऐसे ही होता। मैं बच्चे हैं, बेटा बड़ा फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, छोटा ओ लेवल कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी वो जिंदा होते, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, तो मैं आज भी उनके साथ होता, मुझे अच्छा लगता था। अहले अल्लाह हस्तियों के दीवाने, कहीं कब्रिस्तान देखना है हाथ उठा लेने हैं, आजिज़ी, किसी गरीब को मिलना है, माथे पे आंखें नहीं रखनी। 100 फिल्म के हीरो भी थे और तकब्बर नहीं था। तो इन और वालिद साहब के दोस्त थे बड़े अच्छे,
जी। मैं छोटा सा था तो जब वो वाले साहब के साथ उनकी बड़ी तो आपने किस एज में सीखना शुरू किया था उनके साथ? 7-8 साल का था वैसे मैं ना, तो उनकी शूटिंग्स पे जाना वाले साहब के साथ उंगली पकड़ के। मैं अगले दिन मेरी एक धमाल चल रही थी स्टूडियो में जी, तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर आए, तो दूर से ही वो जब धमाल सुन रहे हैं तो वो कह रहे थे कि ए मिक्की शाह जी ने ए इनायत हुसैन भट्टी साहब दी उंगली फड़ के स्टूडियो च आए सन। तो मतलब इस तरह। ठीक है, छोटी उम्र थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज आपकी कोई है स्टूडेंट है आपके जो आपसे सीखने आते हैं? आप भी नहीं, उस्ताद हैं? मैं बल्कि इस तरह नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो ज़माना गया कि मतलब हमें वो प्यारे लोग अल्लाह ने दे दिए। मैं किसी से अपनी गाड़ी साफ़ या अपने तबले या अपनी हारमोनियम तो मुझे खुद भी बजाना नहीं आता, बस अंदर से कोई चीज़ निकलती है उस पर शायरी करता हूँ, तो जाके तर्ज सुनाता हूँ, रिकॉर्ड कराता हूँ, उस पर म्यूज़िक वो बना लेते हैं। पहले भी मैं ऐसे ही करता था। मतलब अहमद अशरफ साहब और मुश्ताक अली साहब को छोटी सी टेप इंग्लैंड से मंगवाई होती थी, उस पर रिकॉर्ड करके देता था। तो इस तरह अब वो मैं नहीं है मतलब शागिर्द इसका मतलब किसी से आपके अंदर भी एक छोटा सा खिदमत नहीं दरवेश लेना है। चाह रहा। हाँ आप जी, ऐसे खिदमत नहीं करवाते किसी वो से। नहीं करवानी, वो नहीं करवानी। और लोगों के बल्कि इस तरह शौक पूरे किए हैं कि जिनको बहुत शौक है ना उनको साथ ले गया हूँ स्टूडियो, जिधर वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि आज हमें पता है कि हम सारी ज़िंदगी गेट भी ना मतलब क्रॉस कर सकते स्टूडियो का, जिधर हमें शाहजी ले जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआएं चाहिए और नहीं कुछ। जी, मुझे बताइएगा अभी तक आपने कितने कवालियां लिख चुके हैं, धमाल कितनी लिख चुके हैं, कोई आइडिया है? 250 धमाल तो रिकॉर्ड हो चुकी है जी, रिकॉर्ड हो चुकी है। अरे हाँ जी, 147 तो अपनी आवाज़ में, बाकी हर बड़े सिंगर, मैडम नूर जहाँ, शौकत अली साहब, आरिफ लोहार, फरा लाल और साईं खावर और रिदा शाह के साथ मैंने अगले दिन खुद 3 चीज़ें गाई। इनके साथ आपने गाया, वेरी नाइस। जनाब हम आपसे ये भी पूछेंगे कि जिनके लिए आपने लिखा उन्होंने कैसा गाया और उनके साथ कैसा टाइम गुजरा आपके साथ, और कैसे थे वो लोग, और जो इतने बड़े लोग हैं जिनके गाए हुए आज भी गाए जाते हैं, उनको रीमेक करके लोग गा रहे हैं, नया कुछ नहीं आ रहा। आप सुनते हैं म्यूजिक? सुनते हैं? आप इतने गौर से बात सुन रहे थे, मैंने कहा मैं आपसे पूछूं आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर जो है ना वो क्लासिकल पुराने जितने भी सिंगर्स हैं, लता, रफ़ी, मतलब आप ज़ौक़ रखते हैं जी, आप अच्छा सुनते हैं। नूरजहां। आजकल के नहीं, आजकल नहीं सुनते ना, क्या करें, बच्चों को प्रमोट करते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि आप सुनते ही नहीं है बच्चों को? बहुत कम सुनता है। ये जो पोइट्री मजे की नहीं होती ना, पोइट्री मजे की नहीं होती। ये पता क्या है, ये थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे उनको ब्लेम नहीं करती, उसकी रीज़न ये है कि देखिए जब आप अपने सिंगर्स को प्रमोट ही नहीं करें, उनके पास शायर नहीं है, उनके पास म्यूजिक कंपोजर है, सब कुछ है, तो आपको पे करना पड़ेगा ना। जब उनके पास कोई प्रमोट करने वाला नहीं है तो वो बेचारे लिख भी खुद लेते हैं, कंपोज भी खुद कर लेते हैं, गा भी खुद लेते हैं, सोशल मीडिया पे खुद को प्रमोट भी कर रहे होते हैं। ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये उनका कसूर नहीं है, वो ये साथ साथ ही चल रहा है। बेसिकली जो आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट है वो शायद यही इसी तरह का म्यूजिक है, इसी तरह से है। आप देखते हैं कि आजकल के बच्चे ज्यादा क्लासिकल नहीं सीखते, ऐसा है? सीखते भी नहीं, सुनते भी नहीं है ना, सुनते भी नहीं है। मुझे मेरा बेटा कहता है कि बाबा ये बंद कर दो, ये क्या लगाया हुआ गाड़ी में। अरे वो कोई मैं पुराने गाने लगाता हूँ तो कहता है ये क्या लगाया हुआ है बाबा, बंद कर दो इसको, इससे अच्छा हम खुद ही बातें कर ले। सही, तो वो नहीं पसंद करते, वो नहीं पसंद करते। सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आज आपने हमें बताना है कि आप सोशल मीडिया पे कैसे अर्न कर सकते हैं घर बैठ। अच्छा, इसमें ना एक जो मिसकंसेप्शन है, जो आपसे ये रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले भी बात हुई कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो मुझे लगता है ये एक्चुअल ऐसा भी है कि लोग समझते हैं कि शायद हमने लैपटॉप ओपन करना है और पैसे आने शुरू हो जाने हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैपटॉप पैसे नहीं देता, काम देगा और काम ऐसे ही जैसे आपको मेहनत किसी भी दूसरे काम में करनी पड़ती है वैसे ही है। बस यहाँ एक डिफरेंस ये है कि आप इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं मगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं। टाइम आपको देना आप इन सेंस ऑफ कैपिटल शायद इन्वेस्ट बहुत कम कर रहे होंगे मगर आपको टाइम उसी तरह आपको वो टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसी इन्वेस्टमेंट के इवज़ फिर आपको पैसे आते हैं। इसमें मुख्तलिफ काम है, आप के पास कोई भी स्किल्स है, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं मुख्तलिफ, आप उन प्लेटफॉर्म्स पे लॉगिन करते हैं और लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है। बेसिकली मेरे ख्याल में जो भी ऑनलाइन काम कर रहे थे वो एक सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं जी। अगर कोई भी एक बंदा जो किसी भी एक मसले का हल दे सकता है वो ऑनलाइन अर्न कर सकता है। ठीक है। तो जो जितने अच्छे और आसानी से सोल्यूशन निकाल सकता है वो ऑनलाइन आए और देखे लोगों के क्या मसले मसाइल हैं जी। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर वो लॉगिन करते हैं और उन वेबसाइट्स पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से उन्हीं वेबसाइट के ऊपर लोगों ने अपने मसले ऐड किए होते हैं या सर्विसेज जो उनको चाहिए होती हैं, रिक्वायरमेंट है उनकी,
वो वहाँ पोस्ट करते हैं कि हमें ये बंदा चाहिए या हमें ये काम करवाना है। तो यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे सारी दुनिया से लोग बैठ के उन्हीं सर्विसेज पे पिच करते हैं उनको, और उनको कहते हैं कि हम ये आपको काम करके दे सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एक दो लोगों को मिलाती हैं, एक मंडी के तौर पे वो प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे होते हैं, दो लोगों को मिलवाते हैं और आपको नहीं पता होता आपका बॉस कौन है, आप किसके साथ काम कर रहे हैं। आपने अपना टाइम देना है, अपना काम देना और आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक हो गया। इस बारे में मजीद बात करेंगे कि कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप काम करते हैं तो आपको पैसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि फेक वेबसाइट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ वक्त हुए छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ आज मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं लैपटॉप से पैसे अर्न नहीं होंगे, काम करना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। वेबसाइट्स पे अगर आप में कोई स्किल्स हैं, कंटेंट राइटिंग आप अच्छी कर सकते हैं, आपका वोकल बहुत अच्छा है, अगर आप वॉइस ओवर्स अच्छे कर सकते हैं, इसके अलावा भी बेशुमार ग्राफिक्स के काम है। काम करने के लिए टाइम देना होगा। अगर आप टाइम देंगे तो डेफिनेटली आपको पैसे भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ लैपटॉप ऑन करने से या सोशल मीडिया के कोई भी पेज ओपन करने से आपको पैसे मिलेंगे। एक ये कॉन्सेप्ट आज खत्म हो गया है हमारे यहाँ कि सोशल मीडिया से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। भाई ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें एजुकेशन के बारे में, क्योंकि हम हमेशा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि शायद कहीं ना कहीं तब्दीली आ जाए, कहीं ना कहीं लोग स्टार्ट कर लेंगे चीज़ें। जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं शायद वही इनिशिएटिव ले लें और काम करना शुरू कर दें। जो हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में वो आ जाए, जो कि अभी नहीं आ सकी इतने अरसे से। इसके अलावा हम खवातीन के बारे में बात करें जो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, जिनकी फैमिली उन्हें इतना मोटिवेट कर रही है और जो घर बैठ के काम करना चाह रहे हैं। तो आबिद साहब आप बात कर रहे थे कि वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, और वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं? कुछ वेबसाइट्स के बारे में भी आप हमें बताएंगे। सबसे जो फेमस है अपवर्क है, फाइवर है, गुरु है, इसी तरह डिज़ाइनिंग की कुछ वेबसाइट्स हैं। इनके ऊपर आप लॉगिन करके, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आप भी लॉगिन करते हैं और जिस बंदे ने काम करवाना है उसने भी लॉगिन करना है और उसने आपको कोई काम देना है और आप उस काम को डिलीवर करते हो, और वो प्लेटफॉर्म आपको एज अ थर्ड पार्टी हेल्प आउट करता है कि आपको पेमेंट को इंश्योर करती हैं जी। और ये एक अच्छा काम है। इसके अलावा दूसरा है कि आप फेसबुक पे जैसे अर्निंग है, या आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं। फेसबुक पे कैसे अर्निंग है आपकी? आप कंटेंट प्रोड्यूसर बनते हैं। अगर आप अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, जैसे यूट्यूब है, हाँ जी, आप यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस बना के अपलोड करें और उससे आपको अर्निंग, एक टाइम आएगा आपको अर्न कर सकते हैं। इसी तरह आप फेसबुक पे भी वीडियो से अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान में। ग्रेट। अगर आप अपने पेज पे वीडियो बना के डाल रहे हो, जितने लोग देखेंगे उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे मिल भी सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितने व्यूज होने चाहिए आपके फेसबुक पे? फेसबुक पे आपको ये चाहिए कि आपके जो लाइक्स हैं वो तकरीबन मिनिमम 10,000 मिनिमम होने चाहिए एक वीडियो पे। हाँ, नहीं, ओवरऑल पेज लाइक्स हैं और फिर 3 मिनट वीडियोस के कुछ मिनट्स हैं, कितने मिनट्स वीडियो वॉच होनी चाहिए, वो शायद 4,000 हैं लास्ट 3 मंथ्स के। अरे ग्रेट। मतलब तो वो इस तरह से ज़्यादा नहीं है, वो इजीली अचीव हो सकते हैं। 4 है या 40,000 है शायद, मगर वो भी इतना कोई इशू नहीं है, वो आराम से हो जाते हैं। अगर आपके पेज पे 10,000 लाइक्स हैं तो ये लेवल भी अचीव हो जाता है। इसी तरह यूट्यूब है। इसी तरह अगर कोई अच्छा लिखता है तो वो एक तो लिखने की सर्विसेज लोगों के लिए भी कर सकता है, वो अपनी वेबसाइट भी बना सकता है जी। अपनी वेबसाइट बना के अच्छा लिखे और अपनी चीज़ें प्रमोट करे, और वहाँ से भी वो एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर या कंटेंट क्रिएटर, इन दोनों के थ्रू वो पैसे कमा सकता है। ज़बरदस्त। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी आएगी कि आपने अपनी एक प्रोडक्ट बनाई है। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स देख रही हैं, जैसे उर्दू पॉइंट है, इल्म की दुनिया है जी। ये लोग कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, ये पब्लिशर के तौर पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं उनको एड्स देती हैं। सेम लाइक मीडिया, जैसे मीडिया को मुख्तलिफ कंपनीज ऐड दे रही होती हैं, आप ऐसे भी। और इसमें आपको ये मैं कहता हूँ कि आजकल जो मीडिया का कंसेप्ट था कि आप बड़े बड़े चैनल्स हैं, आपने ऑफिस खोलने हैं, आपने इतने ब्यूरो
हायर कर रहे हैं उनकी बजाय अब ये मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, आप एक इंडिविजुअली अपनी ज़ात के अंदर भी आप एक मीडिया के तौर पे काम कर सकते हैं, मीडिया के तौर पे काम कर सकते हैं। वेरी नाइस। मजीद भी इस बारे में बात करेंगे कि और क्या क्या काम किए जा सकते हैं, और अगर आपके व्यूज़ अच्छे खासे हैं तो आप तक पैसे कैसे पहुंचेंगे, ये एक अहम सवाल है, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले शहजाद से बात करेंगे। शहजाद, माशाल्लाह आपके 7 स्कूल हैं जो आप रन करें। अच्छा, आपने पहला स्कूल जब बनाया तो आपने क्या चीज़ें फोकस की थी? जैसे हम ज़्यादातर बात करते हैं टीचर ट्रेनिंग पे, तो हमारी टीचर के बिहेवियर पे काम करने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आपने खुद कहा कि हमारे टीचर अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता। जी, ये बहुत ज़रूरी है, बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन पुट किया। देखें, उस्ताद ही एक ऐसा पिलर है, पूरी एक जो स्कूलिंग की बिल्डिंग है, जो उसकी इमारत है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके एकेडमिक मामलात हैं, जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर स्कूलिंग की जो तमाम जुज़वियात हैं वो एक उस्ताद के गिर्द घूमती हैं। तो डेफिनेटली जब आप एक बच्चों के लिए अच्छे उस्ताद कराम का इंतखाब करेंगे तो वो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रखेंगे। फिर आपकी बिल्डिंग जितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी, फिर उसके साथ साथ आपकी सफाई और सुथराई का इंतज़ाम क्या है, आपके सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं वो किस तरह से हैं, आपकी जो काम करने वाले लोग हैं, आगे से बाजियाँ हैं, आया हैं, जो आपकी प्रिंसिपल्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके मैनेजमेंट के लोग हैं वो कैसे हैं, और आपका पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, और आपका मोटिव क्या है, आप किस वे के अंदर बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं, आप किस तरह से पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए जो डेली के जो मामलात हैं रोज़मर्रा के उनको कैसे आप इजी करते हैं, कन्वीनियंट कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लेके चलेंगे। फिर एक एडवर्टीजमेंट है, फिर अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा उबारना। और आपने जिक्र किया जब आप अपने स्कूल के लिए कोई टीचर हायर करते हैं या उनको सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये मेरी, तो क्या खूबी देखते हैं? एक डिग्री होना तो ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे होंगे तो आप एक टीचर होंगे। टीचर में खूबी क्या देखते हैं? क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए उसकी? देखिए, टीचर के लिए प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है, डिग्री भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा हम ये देखते हैं कि जो इस प्रोफेशन के साथ, प्रोफेशन तो उसका है ही है, लेकिन ये पैशन उसका किस कदर ज़्यादा। जब हम इंटरव्यू करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ है, ये उसका एक्सपीरियंस है, उसको चेक करने के लिए, और उसका स्टेमिना खास तौर पे चेक करने की कोशिश की जाती है कि क्या आया ये ईजीली कन्वीनियंटली बच्चों को डिलीवर कर सकेगी, ये नहीं कर सकेगी। हम मोस्टली क्वेश्चन पुट करते हैं कि वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। आपको उस्ताद की इज्जत और एहतराम का पता है, आपको पता है कि एक उस्ताद का क्या मुकाम है, स्टूडेंट की नज़र में क्या मुकाम है, इस माशरे में अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है। तो देखिए, तलीम एक ऐसा लाजवाल दौलत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इल्म की बदौलत इंसान ने सितारों पे कमंदें डाली, पहाड़ों के सीने चीर के मदनियात के ज़हायर निकाल लिए। इल्म इंसान के लिए एक ऐसा हथियार है कि जो दुश्मनों के मुकाबले में इस्तेमाल करें तो एक ज़बरदस्त आपको फेवर देता है, आप दोस्तों के मुकाबले में इस्तेमाल करें तो आपको उनसे मोहब्बत देता है। कुरान की पहली वही का पहला लफ्ज़ इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ व इकरा रब्बुकल अकरम। अल्लाह इंसान को पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से पढ़, जिसने इंसान को पैदा किया, जमे हुए खून से पैदा किया। तो फिर हदीस नबवी इसके बाद आप देखें माशाल्लाह से कि इल्म जो है वो मोमन का गुमशुदा माल है। मोमन को जहाँ से इल्म मिलता है वो उसको ले लेता है। तो इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इल्म की बदौलत ही आज जितनी भी तरक्की याफ्ता हम अक़वाम देखें तो उनका जो बेसिक जो एलिमेंट था वो यही था कि उन्होंने इल्म के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। अच्छा शहजाद, आपने मुझे इल्म की जो अहमियत है उसके बारे में तो बताया, मुझे ये बताइए कि आपके पास जो टीचर्स आते हैं, क्योंकि आप 7 स्कूल माशाल्लाह से रन करें, एक चेन है आपकी, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप मुझे ये बताइएगा कितने टीचर हैं जो बाई चॉइस आपके पास आते हैं, बाई चांस नहीं आते? क्योंकि हम लोग तो टीचर बाई चॉइस कम ही आते हैं, बाई चांस आ जाते हैं क्योंकि कोई काम नहीं मिलता हमें करने के लिए, माजरत के साथ। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक अलमिया है कि देखें, ये भी फिर हम एजुकेशन की मैं इसकी बात करूँगा कि ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, पोवर्टी, करप्शन, वायलेंस, इनडिसिप्लिन, मैस इलिटरेसी, कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन क्रिएटेड इन माई सोसाइटी, जिसकी वजह से पोवर्टी सबसे बड़ा एलिमेंट है। बच्चियों के पास रोज़गार नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास रोज़गार नहीं है, तो डेफिनेटली वो मजबूरी की वजह से भी वो टीचिंग में आ जाती हैं। माज़रत के साथ ये सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, मैं इससे डिनाई नहीं करती किसी भी तरह से, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप टीचर बन जाएंगे और
आप जो 10, 20, 30 या आपकी क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे होते हैं, 25, 30, 24 या 25, उन बच्चों के फ्यूचर का दाव पे लगा दे सिर्फ गुर्बत की वजह से, क्योंकि आप मौलम बना के भी भेजे गए हैं ना, उस्ताद का रुतबा यहाँ से शुरू हो गया। तो फिर आप देखें ना जनाब, आप किस तरह से आप डिलीवर कर पाएंगे ना। इसके पास मैम ने जिक्र किया घर से केक बनाने से स्टार्ट किया, मैम ऐसे ही, तो मैम ने टीचर नहीं बनी, मैम अगर चाहती तो मैम टीचर बन जाती। तो ये हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको जो हमने लिंक कर दिया ना दूसरी चीज़ों से, उसे अवॉइड करना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा सिर्फ मजबूरी के बायस टीचिंग के लिए आया है। देखें, कोई ना कोई प्रोफेशन तो आपने उसकी चॉइस तो करनी है ना। हाँ, आप जो अपना खवातीन की बात की गई कि खवातीन समझती हैं कि ये एजुकेशन ऐसी फील्ड है कि जो बड़ी सिक्योर है उनके लिए, और ख़ास तौर पे आप समझें कि जो ऐसे प्राइवेट स्कूल सिस्टम है उसके अंदर उनकी इज्जत और एहतराम और फिर बच्चों के दरमियान रहना और पेरेंट्स से उनको इजाज़त मिल जाना एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी ऐसी फील्ड का इंतखाब करें तो बच्चियां मेरा ख्याल है कि इसमें कन्वीनियंट रहती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मजबूरी के तहत आती हैं तो आप डिलीवर नहीं कर सकती हैं। हाँ। आप डिलीवर करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये भी है कि आपने एक मजबूरी के तहत प्रोफेशन लिया है और वो प्रोफेशन से आपको इतनी मोहब्बत हो जाए, आप इतना उसमें सेक्रीफाइस करें, इतनी स्ट्रगल करें कि जो पैशनेट है उनको भी पीछे छोड़ दें। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और ख़ास तौर पे जो पैशनेट आते हैं उनको तो एक सेकंड में सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन सब पैशनेट नहीं होंगे। न्यू टीचर्स हम हायर करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इसका मतलब है शहजाद, हमें अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इस मुआशरे में हैं जहाँ पैशन कुछ और है और प्रोफेशन कुछ और है। अब हमें इनको एक जगह पे लाना होगा। आपकी बात सही है कि मजबूरी से भी अगर कोई आता है तो जरूरी नहीं वो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन उसका पैशन नहीं होगा, वो सिर्फ उसका प्रोफेशन होगा। जबरदस्त, ठीक हो गया जी। मैम से पूछेंगे, मैम आप माशाल्लाह से इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है एक इवेंट की कि एक बंदे पे आपको दे दी गई है कि पूरी चीजें आपने करनी, हमने मेहमान के तौर पे आना है। ऐसे ही है? बिल्कुल आपने आप हर चीज की जिम्मेदारी। तो कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है इसमें? मेरी टीम में मेरे आर्टिस्ट्स हैं, मेरे डिज़ाइनर्स हैं। अच्छा, मेरी कोलैबोरेशन है केटरिंग सर्विसेज के साथ। बेकिंग का मेरा अपना सेटअप है, मेरी अपनी टीम है जो मैंने हायर की है, अपने हेल्पर्स। मगर एक बात मैं आज तक अभी तक तो उस चीज़ को कर रही हूँ कि मैं खुद A to Z हर चीज़ अपने हाथ से करूँ। अरे ग्रेट। केक से लेके इवेंट का डिज़ाइन और उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। आप जब किसी पे रिलाय करना स्टार्ट कर दोगे और आप अपने लिए कहोगे बस पैसा आ गया, बस अब मेरी टेंशन तो होगी खत्म, एडवांस आ गया, तो ये वेंडर सारा काम कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको डिलीवर एग्जीक्यूट करने तक सारा कुछ करना है। तो ये सारे लोग मेरी टीम में होते हैं और इनसे काम करना, डिज़ाइन करके इनसे करवाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। सारे फोटोग्राफर हैं। बेसिकली मेरे जो पैकेजेस हैं अब 35-40,000 से बेसिक पैकेज। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आप देखते हैं हमारी सोसाइटी में हर पेरेंट लाख रुपया नहीं निकाल सकता। ट्रू। और हर भाई अपनी बहन के ब्राइडल शावर के लिए लाख रुपया नहीं अफोर्ड कर सकता। हर लड़की की ख्वाहिश होती है इसके बिग डे के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज इस तरह से किया जाए। हर बड़ा, हर एक के अपने स्पेशल मोमेंट्स के लिए कुछ ख्वाहिशात होती हैं। तो व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग कि उनको दबानी पड़ती हैं, मारनी पड़ती हैं अपनी ख्वाहिशात। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पैकेज जो मैंने इंट्रोड्यूस किए सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इसका ये था कि लाइक 35-40,000 में आप सिल्वर पैकेज बुक करें जिसमें हम केक भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम डेकोर भी देंगे, एंट्रेंस डेकोर भी देंगे, कप पूरा थीम आपका लगाएंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा? ये जो आपका सिल्वर पैकेज है ब्राइडल शावर के लिए आप जिक्र कर रही हैं, ठीक है? शावर, बर्थडेज, बर्थडे के लिए 35-40,000 आपको पे करना पड़ेगा। इसमें सारा डेकोर आप लोग करेंगे, केक आप देंगे, केक हम देंगे, और कपकेक्स भी होते हैं कस्टमाइज। क्लाइंट की मर्जी होती है वो लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा। अब बहुत सी चीजें वेरिएशंस आ गई हैं। कुछ लोग कस्टमाइज ब्राउनीज पसंद कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, ये ऑप्शन दे दी जाती है जो आप चाहें। जी, टीम आपने सेलेक्ट की। ब्राइडल शावर्स जिस तरह होते हैं तो उनके लिए तो ऑब्वियसली फ्लोरल डेकोर होता है, कलर्स होते हैं। फिर हम अपने केक के साथ उनको ब्राइड टू बी का सैश भी कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। मतलब इस तरह भी है, जब बर्थडे है तो उसमें गुडी बैग्स कॉम्प्लीमेंट्री भी हम डाल देते हैं। अरे ग्रेट। तो इस तरह मतलब हमने अपने डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। इसी तरह फिर गोल्ड पैकेज है, उसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड काम होगा ऑब्वियसली। अच्छा, ये सिल्वर में मिनिमम कितने लोग अटेंड कर सकते हैं, कितने लोगों के लिए अरेंज किया जाता है ये सिल्वर? लोग जितने भी चाहे हो जाए। हमने आपको पूरा सेटअप लगा के दिया। केक उसके अंदर इंक्लूसिव है, मतलब हम 3 to 4 पाउंड्स का केक दे देते हैं, विच इज सफिशिएंट कि आप लाइक 40 पीपल आराम से उसको ले सकते हैं ना। और इतना ही होता है जो होम बेस्ड बर्थडेज होती हैं, ठीक है। तो अब मेरा एक ऑब्जेक्टिव था किसी पेरेंट, किसी भाई, किसी भी इंडिविजुअल के लिए
एक ये बहुत बड़ा एक हॉरिफिक वो ना हो मसला कि मैं कैसे ये इवेंट अपने बच्चे, अपने भाई, अपनी बहन का अरेंज कर इवन की बच्चियां अपने लिए कलेक्ट करके भी करवा सकती हैं ब्राइडल शावर, ये छोटी छोटी चीजें खुद से कर सकती हैं, लड़कियां करती हैं। और मैं बहुत इनकरेज करती हूँ और मैं उनको कहती हूँ अपना बजट बताओ। हाँ बिल्कुल, गिव मी अ बजट, मैं इसको और स्क्रूटनाइज कर दूंगी, बट डू सेलिब्रेट। ग्रेट, वेरी नाइस। खुशियों में पार्टिसिपेट करती हैं जी हमारी सवेरा, उनकी खुशियों को दोबाला करती हैं कम पैसों में। बेसिकली इनका मोटिव ये है कि आप अपने हर इवेंट को सेलिब्रेट कीजिए खुशी के साथ, टेंशन मत लीजिए कि मैंने इतना पे करना है, बर्डन मत लीजिए। सवेरा मुझे बताइएगा, आपने कहा 40 लोगों के लिए अरेंज करती हैं, अगर ब्राइडल शावर पे या कोई आपके साथ मेन कोर्स या कोई फूड इंक्लूड करवाना चाहे वो भी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पूरा फूड है, केटरिंग सर्विसेज हैं, सारा कुछ। वो फिर आपके पैकेज हाई होता जाएगा जाहिर है, जैसे जैसे अलग होता जाएगा, जो इतने भी रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की कि जी हमारे इतने गेस्ट हैं, इनके लिए हमें इस टाइप का डिकोर चाहिए, इस टाइप का अरेंजमेंट चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर हमें फूड इस टाइप का चाहिए। कुछ लोग मतलब हर एक की अपनी चॉइस होती है, तो उसके हिसाब से फिर कर सकते हैं। अच्छा सवेरा मुझे बताइएगा, जो आपका गोल्ड वाला पैकेज है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? उसमें जिस तरह 5 पाउंड का केक हो जाएगा, ठीक है, हर चीज एक्सटेंड होती जाएगी, ठीक है। टेबल डिकोर है, साथ एंट्रेंस पे हमारा कस्टमाइज्ड एक बूथ भी लग जाएगा साथ वेलकम बोर्ड के साथ। इस तरह करके हर चीज हम उसको एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, सही हो गया। इसी तरह प्लैटिनम है, प्लैटिनम में हम गेस्ट एरिया डिकोर भी डाल देते हैं साथ, फिर स्काई हैंगिंग डिकोर डाल देते हैं, फिर हम उसमें स्टेज डाल देते हैं, मतलब इन्हीं की एक्सटेंशंस हैं, सेल्फी बूथ्स डाल देते हैं। वेरी नाइस, मतलब मजीद खूबसूरत चीज़ों का कर देते हैं, तो आप मिनिमम से भी स्टार्ट करवा सकते हैं अपने इवेंट के लिए। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर कोई लोग आपसे डिमांड करें कि हमारे पास वेन्यू नहीं है, प्लेस नहीं है, तो आप लोग प्रोवाइड कर देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं कि आप? बिल्कुल सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं हम। मुझे अप्रोच करते हैं, डिफरेंट मार्कीज हैं, जैसे आपको पता है आजकल रूफ टॉप्स की बहुत एक ट्रेंड चल रहा है, तो दे कांटेक्ट मी कि जी हमारी ये रूफ टॉप है, ये है, वो है, बाकायदा हम वैले पार्किंग भी प्रोवाइड करेंगे, आप अपना इवेंट यहाँ पे करें, तो हम सब कुछ गाइड करते हैं। अरे माशाल्लाह, वेरी नाइस जी, आसानियाँ पैदा हो गई हैं आपके इवेंट्स पे भी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जी हम मिकी शाह से भी बात करेंगे। जनाब आपने नए लोगों के लिए लिखा है, जो हमारे नए सिंगर हैं, कवाल हैं, जो धमाल भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ लिखा आपने? मैंने अभी बताया था कि रिदा शाह के साथ मैंने खुद गाया। नहीं, अच्छा रिदा शाह के साथ आपने गाया, लाल के साथ भी खुद गाया है। अरे वेरी नाइस, ठीक हो गया। तो मैडम जी के बारे में कुछ बताएं कि आप उनके साथ आपका टाइम गुजरा हुआ है, तो क्या वो भी चेंजिंग करती थी आपकी शायरी में? बहुत अच्छा ये सवाल है आपका, क्योंकि उनका भी ये था, सीखने को चीज़ मिलती थी जी, कि मसलन वो म्यूज़िक में भी किसी वक्त मतलब हमने जो चीज़ बनाई होती थी तो वो कह रही होती थी कि इसको थोड़ा सा ऐसे मसलन, या एक शायरी में था हमेशा लफ्ज़ है, वो फड़ के बाजू छड़ी ना तेरे हर पथ से ने रोले, सच्चा पीर तेरे जाने हमेशा रखदा ओले। उसमें जब उन्होंने रवानी से सुना तो वो कहती हैं कि इसमें मैं कहती हैं कि गाँव के लोग जो है ना वो हमेशा को हमेशा ही कहते हैं, हाँ, जल्दी में, तो कहती है मैं इस एदे चाहे ना कहना सच्चा पीर तेरे जाने हमेशा रखदा ओले, क्योंकि पंजाबी में इस था। तरह, हाँ ठीक है, मतलब वो ये चीज़ें उनसे मिलती थी, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें थी उनसे, या भट्टी साहब से ये चीज़ें मिलती थी सीखने। जबरदस्त, मतलब वो रियलिटी बेस गाया करते थे कि अगर पंजाबी में हमेशा को हमेशा कह रहे हैं तो वो जल्दी उसी में तरह कह से तो मतलब हाँ, सही आएगा। तो जी अब हम आपका एक और कलाम आपसे सुनते हैं, क्योंकि बात तो चल ही रही है जी। जरूर। कोई कहंदा है रहमत रब दी, कोई कहंदा है रहमत रब दी, कोई कहंदा है मां, कोई कहंदा है रहमत रब दी, कोई कहंदा है मां, रब दा दूजा रूप सोहनी है जन्नतां दी छां।
मैदान भी हार नहीं सकदा मां दियां जिन्नू दुआवां किसे मैदान भी हार नहीं सकदा मां दियां जिन्नू दुआवां एदियां दुआवां दे नाल होवण हरदम दूर बलावां हो एदियां दुआवां दे नाल होवण हरदम दूर बलावां मां दी कदर करो सब मिल के मां दी कदर करो सब मिल के मुकदी गल मुकां रब दा दूजा रूप ओ सोहनी है जनतां दी ए छां प्यारी मां जन्नत वे दे कदमां दे विच ए फरमान ए रब दा जन्नत वे दे कदमां दे विच ए फरमान ए रब दा एदी ना फरमानी करके रब कोलों कुछ नहीं लभदा हो एदी ना फरमानी करके रब कोलों कुछ नहीं जे लभदा एदी बरकत नाल हुंदी है एदी बरकत नाल हुंदी है जिथे भी मरवां रब दा दूजा रूप ओ सोहनी है जनतां दी ए प्यारी दिल दियां गल्लां जान जांदी एदा रोशन हुंदा दिल अपना उच्ची हो जाया औलाद एदी ए वेखदी रहिंदी ए सपना एदा कम ए रब दा नाम जपना ज़बरदस्त, एक खूबसूरत कलाम माँ के लिए। मुझे आप थोड़ा बताएंगे इस कलाम के बारे में, किन्होंने कंपोज किया, आपने खुद लिखा है ये कलाम? शायरी तर्ज मेरी अपनी होती है। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत लिखा। आजकल काम ज़रा बदल गया कि अब म्यूज़िक डायरेक्टर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत नहीं पड़ती जी, अब मैं जाके वो रिकॉर्ड करवाता हूँ, दूसरे दिन वो बुला ये लेते आपने अपनी मदर के लिए, अपनी माँ के लिए लिखा। जी। बड़ा खूबसूरत आपने लिखा है, बड़ा इमोशनल सा आपने लिखा है एक मदर के लिए। खूबसूरत, वेरी नाइस, वैसे ज़बरदस्त। इसके 5 अंतरे हैं लेकिन इसमें वैसे 2। हाँ जी, वेरी, बहुत खूबसूरत। कैसा लगा आपको शहजाद इनका? ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि माँ के ऊपर इन्होंने इतनी ज़बरदस्त अल्फाजी की है और आई वुड लाइक टू डेडिकेट 2-3 लाइनें मैं भी बोलना ज़रूर चाहता हूँ। ज़रूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और ये कामयाबियाँ ये इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मुकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनियाँ सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है, कहाँ मैं निकम्मा और कहाँ ये कमसिनो नादां, कहाँ मैं निकम्मा और कमसिनो नादां कि मेरी जीत का सारा एहतमाम तुमसे है,
सारा एहतमाम तुमसे है और ये मैं अपनी मदर को डेडिकेट कर रहा हूँ। और देखें, माँ बड़ी एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी दुआओं से आपकी तकदीर बदलती है, जिसकी खिदमत में अल्लाह ताला आपको जन्नत जैसी बशारतों से नवाजता है। और देखें, स्कूल के अंदर भी, और मेरा मैसेज भी यही नौजवान नस्ल को कि अपने वालिदैन की दिलो जान से खिदमत करें। जब आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो आपके वालिदैन आप पे इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी एफ़र्ट्स करते हैं। माँ की सुबह शाम और वालिद की जो है वो तमाम तर सरगर्मियाँ अपनी औलाद के गिर्द घूमती हैं, और औलाद से कीमती कोई चीज़ माँ बाप के लिए नहीं होती। बाप दर बदर की ठोकरें खाता है, ज़माने की हाक छानता है, ज़माने के ज़ालिब रवैयों का सामना करता है, और इसी तरह ही माँ भी आपकी एक लाइन बहुत ज़बरदस्ती जो मुझे बड़ी टची बहुत लगी, वो जो जहाँ जहाँ दुश्मनियाँ है जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनियाँ सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। तो ये एक बड़ी रियलिस्टिक फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये बड़ा रियलिस्टिक फैक्ट ऑफ लाइफ है। देखें, बाप को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में, और माँ को भी उसी तरह स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो पेरेंट्स का एहतराम जो है वो जब तक हमारे माशरे में प्रॉपर तरीके से परवान नहीं चढ़ेगा, हम तरक्की की अरूज की मनाज़िल तय नहीं कर सकते, हम अपनी दुनियावी और अखरवी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही, इसकी और भी वजूहात हो सकती है, लेकिन उसमें एक वजह ये भी होगी अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अटैच नहीं है, उनके साथ। हाँ, मैं वेट कर रही थी कि आप कुछ बोलेंगे। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसा पेरेंट्स की दुआएं जो है ना, वो आपके लिए किसी मोज़े से कम नहीं होती। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे होते हैं जिनको आप मोज़ा समझ रहे हो, वो पेरेंट्स की दुआएं होती हैं। बिल्कुल। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि किसी बाप को अपनी औलाद के सामने बेबस कभी ना करना, कि उसको ये लगे, क्योंकि बाप हूँ, मैं भी समझता हूँ कि बाप के दिल में जो औलाद के लिए दुआएं हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो सब कुछ लुटा सकता है। बाप बनने के बाद सिर्फ बच्चों का सोच रहा होता है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं, और ईच एंड एवरीथिंग, कभी नहीं जिंदगी और कुछ नहीं है। और मेरी सवेरा की बात इतनी अच्छी लगी ना, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने स्टार्ट लिया, तो शी सेड कि मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, और फिर मुझे था कि उन्होंने मेरे पे बड़ी मेहनत की हुई है, तो मुझे ये हिम्मत नहीं आ रही। एक बड़ा जबरदस्त, वेरी नाइस। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है बाप के ऊपर। देखें, वो शायर बड़ी खूबसूरत एक बात लिखता है, माँ का मैंने किया, बाप का भी दो, सिर्फ टू वर्सेस ओनली। खुद मुझको रखा छाँव में, खुद रहा जलता धूप में, मुझको रखा छाँव में, खुद रहा जलता धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। तो ये देखें, ये फरिश्ते हैं, माँ भी और बाप भी, बड़ी जबरदस्त फैमिली को वो एक ऐसा छत है, शेल्टर है बिल्कुल। और एक मर्द की ना बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, उसने अपनी माँ को भी खुश रखना है, बीवी को भी, बच्चों को, बहनों को, बड़ा डाइवर्सिफाइड रोल है, मगर एक माँ का बड़ा डेडिकेटेड रोल है, वो अपना आप गवा देती है। जो वालिदैन है ना, ये इनके बगैर आप कुछ नहीं हो। मैं तो जी प्लीज, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें एक अंतरा बड़ा अच्छा है, ये बातें बड़ी प्यारी कर रहे हैं छोटे भाई, कि उसमें कि वो बच्चे ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਵਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ये जनता दी छां। और मैं एक बड़ा एक खूबसूरत आपको एक अल्लाह का बनाया फार्मूला बताती हूँ। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जी, ठीक है, मेरा बेटा बिल्कुल न्यू बॉर्न था। अच्छा, ठीक है, तो मुझे बहुत डेडिकेटेड और बड़ा डाइवर्सिफाइड तरीके से काम करना पड़ा, मगर आज मेरे वो बच्चे मेरी स्ट्रेंथ है। अरे आज वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, दे मोटिवेट मी। तो एक पेरेंट बनना जितना कि डेडिकेशन देता है आपको, आपकी औलाद उतना अच्छा सिला भी देती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं। ये चीज़, यही चीज़ एक डिबेट चल पड़ी, यही चीज़ एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को पेरेंट्स का एहतराम बताएं, बड़ों का अदब, छोटों से शफ़क़त, और ये चीज़ें जब तक स्टूडेंट्स के अंदर नहीं आएगी, हम कभी भी एक मुहज़्ज़ब कौम नहीं बन सकते हैं। और इसके लिए चीज़ें बड़ी लाज़िम मलज़ूम है। देखिए, कहा जाता है कि माँ
के कदमों के नीचे जन्नत है, ये माँ जन्नत है, माँ की खिदमत करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो वहाँ पे बाप के बारे में भी कहा जाता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अरे मतलब तो ये सिर्फ हज़रत मूसा जब अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा दुनिया से कूच कर गई, तो जब वो अल्लाह से हम कलाम होने गए तो किसी मिशन पे उन्होंने जाना था, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा से खुद फरमाया कि मूसा आज संभल के चलना, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ की दुआएं नहीं। अरे हम तो भूल माँ जाते की दुआ हैं। तो अल्लाह की ज़ात नहीं टालती। और शहजाद ये बड़ी जबरदस्त बात है कि सिर्फ एक जुमला नहीं है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, जन्नत कि है। एक पूरी कहानी आप देखें तो सही कि किस तरह से आपकी उसकी जिंदगी sacrifices चेंज हो आप जाती देखें है। ना, और माँ कहते तो बड़ी जज्बाती अपनी औलाद के लिए होती है ना, बेचारी दुआ होती है, मगर जो बाप की दुआ है ना वो बिल्कुल पूरी होती है। मैं जब किसी प्रोजेक्ट पे होती हूँ ना, मैं अपने अब्बू को पहला फोन करती हूँ अरे कि अब्बू मैं यहाँ जा रही हूँ, ये आपने दुआ कर अच्छा, ये इन्होंने ये बिल्कुल बात ऐसे की ही है। है। और मेरे इसमें फोन पे मैं- सबसे ज्यादा कॉल्स जो आती है ना मेरे अब्बू की आती ऐसे है। ही है। अरे ये और बड़ी इसमें जबरदस्त मैं बात भी है। यही आपको चीज़ बताना चाह रहा था कि इवन मैं खुद, चूँकि मेरी 2 बेटी हैं माशाल्लाह, हानिया शहजाद और रानिया, तो मैं जो अपना स्कूल एक जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं ना, अभी भी आप चूँकि आपने पूछा कि 7 स्कूल्स आप चला रहे हैं और आप किस तरह से चला रहे हैं, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3000 स्टूडेंट्स हैं 7 ब्रांचेस के अंदर जो हम चला रहे अरे, हैं। very और nice, इसमें माशाल्लाह। सबसे हमारे लिए एजाज़ की बात ये है कि मंथली बेस के ऊपर 3 से 4 लाख रुपए की जो बच्चे हैं हम फ्री ऑफ कास्ट उनको पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द रिकॉर्ड मैं ये बात कर रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कि ईयरली 40 लाख रुपए का हम जो बजट है वो उन बच्चों के लिए डिज़र्व कर रहे हैं, जो उन बच्चों के लिए मुख्तस कर रहे हैं जो कि डिज़र्विंग है। और ये चीज़ें साथ साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। और अब मेरी बेटी 7 साल की थी, अब तो वो जन्नत की शहज़ादी बन गई है। 4-5 माह पहले शी वाज सफरिंग इन ब्लड लुकीमिया। तो मैं एक बाप हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ के अंदर। और जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, बल्कि मेरे दोनों छोटे भाई भी मेरे साथ इसमें समझने के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मैन, दे आर बोथ। और इसके अंदर मैं अपनी बेटी के नाम पे ऐसे स्कूल्स ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ, बिल्ड करने जा रहा हूँ कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो बेसिक नेसेसिटी है वो नहीं है, वो महरूम है, और हमको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा सकें। और आज के बाद मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ख्वाब है वो यही है कि हम जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल सेपरेटली जो ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं शहजाद, जो आपका मोटिव है, जो आप करना चाह रहे हैं ना दूसरों के लिए, बाप की मोहब्बत अपनी बेटी के लिए कि जो अब जन्नत में चली गई है, तो उसकी डेथ होगी 4 माह पहले, तो कितना ज़्यादा बंदा सेक्रीफाइस करता है। आप सोच नहीं सकते कि एक माँ बाप के सीने में औलाद के लिए कितनी मोहब्बत होती है। तो जब बंदा खुद पेरेंट बनता है फिर उससे समझ आती है लाइफ के अंदर की ये सब चीज़ें क्या हैं। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3000 स्टूडेंट पहले पढ़े थे मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर, और उसके साथ साथ हर ब्रांच के अंदर 10% जो कोटा है वो हमने मुख्तस किया है सब भाइयों ने मिलकर, हान ब्रदर्स ने। और अब हम जो प्लान कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम सेपरेटली भी उस बेटी के नाम के ऊपर, ताकि उसका नाम हमेशा ज़िंदा रहे। और देखें वो तो मासूम है, वो तो जन्नत की शहज़ादी है, जन्नत का फूल है, 7 साल की बच्ची थी, वो तो हमारे लिए भी एक ऐसा समझने के ज़रिया निजात बन गई। तो ये पेन, ये दर्द, ये तकलीफ़, ये असलियत और ये चीज़ें जो ज़िंदगी में बर्दाश्त करता है, ये मैं महसूस कर सकती हूँ कि जो आप काम करना चाह रहे हैं, मैं महसूस कर सकती हूँ कि जो आपकी इस टाइम फीलिंग है, जो आप करना चाह रहे हैं ना, तो जो आपने सोच लिया ना, आप देखिएगा अल्लाह ताला सानिया कैसे पैदा करता है, और आप देखेंगे जो आप 3000 बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, उसकी वजह से आपके इतने स्कूल्स रन हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने मौका दे दिया आपको ये काम करने का, उसकी वजह से। ये मैं इसलिए इतनी मैंने डिटेल के अंदर पेरेंट्स के अबाउट भी बात की है। आप ये चीज़ देखें कि औलाद पेरेंट्स के लिए इतना प्रीशियस एसेट है कि जब औलाद ज़िंदगी में आती है, जब बंदा माँ या बाप ज़िंदगी में बनता है, तो फिर उसे पता चलता है कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या कुछ ज़िंदगी के अंदर सेक्रीफाइस किया है, और हम उनको रिटर्न बैक का क्या कर रहे हैं, हम बैक टू स्टेट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अरे सवेरे ऐसा है जब आपने देखा अपने बच्चों को, और फिर मैंने यहीं से मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यही था कि भाई अब एक पेरेंट की फीलिंग है ना कि मैं अपने बच्चे का ये बर्थडे है, ये इवेंट है, ये बेस्ट करूं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब वहाँ पे डिजास्टर हो तो मैं मेरी फैमिली में तब मैं काम नहीं शुरू किया था, मैं इनवाइटेड थी, इतना अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया
और वो बेचारी खुद केक ले लेके सबको दे रही थी और कोई खा नहीं रहा था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कहा 12-14 हज़ार इसका लग गया होगा, और इसने कितने अरमान देखे, उसमें बड़ा इमोशंस होते हैं हर पेरेंट के, ठीक है। तो फिर और अभी भी जब मैंने ये इवेंट में भी आके जो ये पैकेज बनाए हैं वो इसीलिए पॉकेट फ्रेंडली इंट्रोड्यूस किए हैं कि कोई पेरेंट जो है ना उसको अपने बच्चे के किसी दिन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करवाना पड़े, किसी बच्चे के दिल में ये हसरत ना रहे कि अम्मी या अब्बू या मामा बाबा ये नहीं करवा के देते, ये कॉम्प्लेक्स ना आए, ये इंफीरियॉरिटी सोच ना आए। बड़ी जबरदस्त, मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है शहजाद जो काम करना चाह रहे हैं, जो एक स्कूल बनाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए मजीद आसानियां पैदा करे, जो आप काम करना चाह रहे हैं आपके भाई भी मिलके, और आप भी। मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आजकल आप देखते हैं ना इवेंट ऑर्गेनाइजर जितने भी काम करे वो नहीं होता है कि इतना पैकेज है, लैक्स में बात होती है। इन्होंने जब 35-40,000 कहा ना, मुझे दिल से खुशी हो रही थी कि जो हमारी बहनें हैं जो चाहती हैं कि उनके इवेंट्स बहुत अच्छे से हो, उनके लिए आसानियां पैदा कर दी। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, देखिए अल्लाह कुरान में भी फरमाता है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श है। आप जो भी काम करते हैं, आप स्कूलिंग करते हैं, आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, आप एक सिंगर हैं, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसी भी शोबा है जिंदगी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो कम से कम जो एक सोशल बेनिफिट है वो आपको यू शुड मस्ट कीप इन माइंड, और सोसाइटी को फायदा होना चाहिए, मुतमईन रहते हैं अपनी जिंदगी में। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने की थी ना कि ये जो हमारा फीमेल कम्युनिटी का जो पार्ट है ना फीमेल्स का, फीमेल्स मैंने ऑब्जर्व किया कि वो अपने आप को खुद मोहताज बना देती हैं, मजलूम बन जाती हैं दूसरों के सामने, ठीक है। जबकि वो सिर्फ शायद एक वो जेंडर बायसनेस हो जाती है कि भाई अब शौहर को या किसी को कम्युनिटी को जालिम शो करना है तो भी अब हमें सपोर्ट नहीं मिलती। किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, नीयत साफ हो तो सपोर्ट अल्लाह की ज़ात करती है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैं आज ये बात कहना चाहूँगी, मुझे ये लगा था कि ये मैंने एक ऐसे ही फजूल में ना शुगल में शौक में काम शुरू कर दिया है, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू सक्सीड, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे से आगे बढ़ी हूँ। तो ये रास्ते खुदा की ज़ात बनाती है जब आपकी नीयत साफ होती है। तो इन फीमेल्स के लिए मेरा ये मैसेज है, प्लीज अपने हाथ मत काटें, घर से शुरू करें। जो अगर आप अच्छा खाना बना सकते हैं, केक तो बना सकते, खाने बना सकती, हॉस्टल्स में आप दे सकते हैं। हमें बेसिकली ना पहला स्टेप लेना बड़ा मुश्किल होता है, सोचते बहुत हैं हम। मैं एक दफ़ा हमारे सदीक सेंटर में नीचे कैंटीन थी, वहाँ मैं बैठा तो 2 वेटर की आपस में बात सुन रहा था ना, ऑफिस से बाहर हम अक्सर वहाँ बैठते थे, और वो दोनों अपनी एज के काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, ओल्ड एज थे, तो और वो अपने ना प्लान्स डिस्कस कर रहे थे जो उन्होंने जवानी में किए थे। अरे तो मैं उनके प्लान सुनूं, मैं कहूँ यार ये तो इतना अच्छा प्लान है कि ये करता तो ये तो बहुत सक्सेसफुल हो जाता। तो मैं चला गया, मैं क्योंकि रोज़ वहाँ जाता था, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा चाचू तुसी फिर किता नहीं काम शुरू? हाँ जी, जो इतना प्लान कर रहे थे, कहते नहीं पुत्र नहीं किया। मैं क्यों? कहते बस नहीं किया। तो उन्होंने नहीं ले सके पहला, तो वो उन्होंने कहा, कहते कि शायद हम स्टेप ले लेते तो आज कुछ और होता। तो मैं अपने इर्द गिर्द भी देखता हूँ कि पहला स्टेप लेना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। कभी लोग परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में और कभी वैसे ही डिले करते हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी, जिन्होंने बात की ना असातिज़ा की, मैं जब MBA में थी ना तो मैं बीमार हो गई अपने असेसमेंट्स में। अब मेरा इतना मुँह लटका हुआ और मैं अपने टीचर के पास गई तो उन्होंने कहा, वो पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते थे, की हो गया? मैंने कहा सर मैं पेपर नहीं दे सकी, तो फिर अब आई अगर लूँगी तो 3 दिन में देना पड़ेगा, प्रिपरेशन नहीं होगी, वो भी अच्छा ग्रेड नहीं आएगा, तो रिपीट कर ले। मैंने कहा फिर 4 महीने एक सेमेस्टर पे लगाऊँ। तो उन्होंने कहा किसी भी चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फेल हो जाओगे, फेलियर इज़ नॉट द एंड। ये स्टार्ट है, इट इज द बिगिनिंग। वो असातिज़ा का इतना अहम रोल होता है, वो आज तक मेरे साथ चल रहा है। जब मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगी, मैं कहती हूँ सो व्हाट, ट्राई तो करो, गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड यू कैन अचीव। और फीमेल्स में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। बीइंग अ फीमेल, मैं अपनी कम्युनिटी को नहीं कह रही, मगर मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे मुआशरे में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन मर्द दे रहे हैं, फीमेल्स भी दे। मगर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी सोच मस्बत हो और नीयत साफ हो। वेरी नाइस। जैसे सवेरा कह रही है ना कि जैसे आप शुरू करते हैं, इन्होंने भी घर से शुरू किया। अगर कुछ खवातीन है जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, आप जॉब नहीं कर सकते, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया हर किसी के घर में, लाइक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, आप अपना पेज बनाइए, उसमें अपने जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपका हुनर है, तो इस तरह से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। पहला स्टेप लीजिए, डर को खत्म कीजिए, पहला स्टेप लीजिए। एक मैं बहुत सारी खवातीन अब काम कर रही हैं, स्टाइलिंग, मेकअप, हाँ, कुकिंग,
ये ऐसी चीज़ें हर खतून को आते हैं, ऐसे ही है। वो उन पे वीडियोस बना रही हैं और अपने यूट्यूब फेसबुक पे प्रमोट कर रही हैं, और फिर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे वो इनके थ्रू मुख्तलिफ लोगों की प्रोडक्ट्स भी सेल कर रही हैं। मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करना तो वो चाहूँगी, business मेकअप है। की बात अगर आप करते हैं, एक फील्ड आपके स्टेटमेंट में से मैंने उठा ली, बहुत कमर्शियल कर दिया गया है हर चीज़ को। वही बात है इनकी कि लाखों में, मगर हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, सर्व द कम्युनिटी। हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, आपके पैकेज में होता है मेकअप को भी आप करवा रही हैं, अपने पैकेज में दे रही हैं? अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट हो आपको, अगर आप ऐड करना है, ये ऐड कीजिए, आप अच्छे से मेकअप आर्टिस्ट हायर कीजिए और आप प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव मेकअप है जनाब, आप नहीं जा सकते। दो माशाल्लाह खवातीन बैठी हैं और आई एम वेरी इंस्पायर्ड बोथ ऑफ यू के देखें खवातीन की जो है ना आज़ादी, उसकी खुद मुख्तारी और उसको एम्पावर करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे माशरे में खवातीन एम्पावर्स नहीं होंगी तो तब तक हम एक तरक्की याफ्ता जो मुल्क है उसकी सफ़े अव्वल में कभी भी शामिल नहीं हो सकते हैं। और आप ये भी इसके अंदर ये एलिमेंट देखें कि औरत इस माशरे का हुस्न है। अल्लाह ताला ने औरत का वजूद कायनात में एक ऐसा पैदा किया है कि जब ये माँ होती है तो ये एक ममता की तस्वीर है, जब ये बहन बनती है तो बाई से उसकी वफाओं के वादे लेती है, जब ये बेटी होती है तो फिर भी रहमत बन जाती है। तो इसलिए औरत को हम किसी सूरत भी डिग्निफाई नहीं कर सकते। मेरी बहन ने बड़ी ज़बरदस्त जो बात की है, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वुमेन को कभी भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए और समझनी नहीं चाहिए। हम अभी भी इस बहस में है कि हमारी खवातीन को बाइख्तियार कर लीजिए, भाई वो बाइख्तियार है, मजलूम मत बने। मुझे इनकी बात इतनी अच्छी लगी, आप खुद से बन जाती, मैं मजलूम हूँ क्योंकि मुझे कोई आगे नहीं लेके आया, खुद उठे काम करें। सास ने ये कह दिया, ससुर ने भी, और अपनी अम्मी चाहे जूतियां भी मारेंगी वो खंदा पेशानी से हम बर्दाश्त करेंगे। आई एम सॉरी, तफरीक खत्म करने की जरूरत है। जिस खावन के साथ जिंदगी गुजारने आ गए उसके पेरेंट्स को भी वैसे ही अपना लो। दो खवातीन बैठी हैं आप लोगों के साथ सॉरी के साथ, मगर ये मैंने जो ऑब्जर्व किया कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस से मैं तकरीबन 10 साल से मुंसलिक हूँ मुख्तलिफ, तो जो भी गर्ल्स काम करने के लिए आती हैं ना, उनमें से 99% गर्ल्स सिर्फ अपनी डिग्री से शादी तक का टाइम जो है ना वो किल करने के लिए आती हैं। हाँ, ट्रू, ऐसा ही है। हम ये नहीं कह रही कि सब खवातीन बहुत वो है, वो कह रही है कि वो मोटिवेट कर रही है उन्हें कि प्लीज काम करें, और उनका कोई मोटिव नहीं होता, वो बस वो काम चला रहे हैं, दिन गुजारना ना, वो दिन गुजार रहे होते हैं जॉब में भी। और पैशन की यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, बड़ा मुश्किल होगा प्रोफेशन और पैशन को सेम ट्रैक पे लेके आना। ये लकीली अगर किसी को नसीब हो तो वो डाइवर्सिफाइड होती है कि आप ड्रैग होते चले जाते हैं। आई हैड बीन फेसिंग इट, तो इसलिए अपने पैशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करें, और जो आपको इतना पोटेंशियल खुदा की ज़ात ने दिया, जो आपकी माँ ने आपकी परवरिश में सेंचा, उसको यूटिलाइज करें और फिर आप उसकी बेस पे डू समथिंग। इसमें ना गर्ल्स के लिए बड़ी आसानी है। बेसिकली मर्दों को, ये लड़के जब काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनका मोटिव होता है अर्न, उन्होंने पीछे फैमिली को चलाना होता है, और गर्ल्स पे अभी फौरन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, वो अपने पैशन को फॉलो कर सकती है। लड़के के लिए उसने सबसे पहले उसने कहना कि कल मुझे पैसे कितने आएंगे, उसको उसने घर पैसे देना है, उसने अपने आप को कमर्शियल करना है, उसने अर्न करना है, उसने घर चलाना है, उसका फोकस है। तो वो बाज इस प्रॉब्लम की वजह से वो पैशन फॉलो नहीं भी कर पाते। मगर गर्ल्स के लिए बड़ा आसान है क्योंकि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आसानी से वेट करके अपने पैशन, जो उनका पैशन है, उसी को किसी न किसी तरह मोनेटाइज करके अर्न कर सकते जी। अच्छा, अभी साहब यहाँ पे हम बैक टू द टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था उस पर आते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने जिक्र किया था इतनी वेबसाइट्स हैं, आप काम करते हैं, आप अपना जो आपकी सर्विसेज है प्रोवाइड कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आपको पैसे कब मिलेंगे और क्या तरीका कार है आपके पास पैसे आने का? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनका एक थ्रेशोल्ड होता है कि इतनी पेमेंट होगी, वो आप विदड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट में। उसके लिए एक इंटरनेशनल पेमेंट मेथड पॉइनियर है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह गूगल या यूट्यूब, फेसबुक पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनका है कि वो एंड ऑफ द मंथ उनकी जो भी एक फॉर एग्जांपल जो जनवरी की अर्निंग होगी लोगों की, वो उनको इस 22 को मिल जाएगी। अच्छा, मिल जाएगी 22। हाँ, अरे ना, ये एक डेट फिक्स होती है किस पे? गूगल की ये डेट फिक्स है, गूगल की भी और फेसबुक की भी, दोनों की ये डेट फिक्स है। 21, 22 तक वो पेमेंट अगर आप अकाउंट में लेना चाह रहे हैं, फेसबुक अकाउंट में आती है, जो गूगल की है वो आपके पास ऑप्शन है, आप अकाउंट में लेना चाहें अकाउंट में आ सकती है, आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू करना चाहें तो वेस्टर्न। अच्छा, अभी सब ये जो फेक पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे बच्चे अक्सर काम करते हैं, लेकिन आपको उनसे कैसे बचा जा सकता है? ये देखें, आपने अपनी थोड़ी सी अकल यूज़ करनी है कि आपको एक बंदा कह रहा है कि आप 2000-3000 रुपये रजिस्ट्रेशन दें और ऐड देखें। आप खुद सोचें कि आपके ऐड देखने का कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। आप ऐड देख रहे हैं किसी भी ABC कंपनी का, कंपनी को क्या फ़ायदा
क्यों वो आपको ये पे करेंगे। वो बेसिकली उन्होंने एक क्लिक बैंक क्रिएट करते हैं और वो आपसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको थोड़े से पैसे देते हैं, आप आगे से क्लाइंट देते हैं, आगे वो एक सर्कल चल पड़ता है। ठीक है, वही डबल शाह वाला सीन। वो अच्छा, सोशल मीडिया पे भी डबल शाह है, बहुत है, बचिए इन डबल शाह से। असल में ना यहाँ मसला पता क्या है कि जब भी कोई और कारोबार होता है ना या बिजनेस जॉब होती है, तो जब बच्चा पहली दफ़ा जाता है वहाँ, तो उसका कोई बड़ा वहाँ बैठा होता है जो उसको कुछ एथिक्स बताता है। इवन वो एथिक्स हम ये कह लें कि एथिकल नहीं, मगर उस बिजनेस के कुछ एथिक्स होते हैं कि अगर बेटा तुम ये करोगे तो ये तुम्हारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। जैसे दुकानदारी करनी है तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है, टाइम की लिमिट है कि आपने दुकान के लिए ज़रूरी है कि सुबह खोलने शाम मैक्सिमम जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। मगर जब इस फील्ड में आईटी में बच्चे आए, उनको बताने वाला कोई नहीं था। उनको जो समझ आई उन्होंने वही किया, वो गलत है या ठीक है, वही रवायात चल रही हैं। तो अब इनको अभी कोई गाइड करने वाला, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस इंप्रूव होगा, हो जाएगा अभी तक होगा। अच्छा, ये कोई स्किल्स सिखाई जा रही है आईटी पे काम करने के लिए? अगर आप सोशल मीडिया पे अर्निंग करने से ये स्किल्स सीखने पड़ेंगे बच्चों को? देखिए बहुत सारे स्किल्स आपके पास पहले भी मौजूद होते हैं, पॉलिश करने की जरूरत होती है। इंटरनेट पे आप कुछ भी सोचें, आपको सीखने के लिए यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। आप इशू के साथ आए। असल में मैं मसला क्या देखता हूँ, लोगों के मसले क्या आते हैं, सर वेबसाइट बना ली, विजिटर नहीं आ रहे, सर यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाना है। अब ये इशू के साथ कोई बंदा मुझे कॉल करेगा या मेरे पास आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहूँगा मैं इसे क्या समझाऊँ। ये वैसे ही है जैसे किसी ने अम्मी को फ़ोन करके कह दिया, अम्मी मैंने कढ़ाई बनानी है तो कैसे बनानी है, मैंने कल तो बताया था, नहीं अम्मी अब पता नहीं चल रहा मैं कैसे बनाऊँ। अच्छा, अगर आप बना लेती है तो आपको यूज़ करना नहीं आ रहा होता है। उसके तरीका ये है कि आप एक क्वेश्चन के साथ आए कि मेरा ये मसला है, मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया, मैं क्या करूँ। ठीक है, मैंने ये काम हो गया मेरे से, मैं अब क्या करूं, चावलों में पानी ज़्यादा डल गया, तो अब क्या, इसका सोल्यूशन क्या है। तो जब आप किसी इशू के साथ आएंगे तो आपको इंटरनेट पे भी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, किसी एक्सपर्ट से भी मिल जाएंगे। मगर आप वेग क्वेश्चन, बहुत सारे उन्होंने करना कुछ नहीं है शायद, मुझे ये लगता है, मगर वो क्वेश्चन उनके इस तरह के वेग क्वेश्चन है, उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बहुत अच्छे लोगों को कॉल्स आती हैं मुझे, वो एक मुझे अभी भी याद है, एक लड़के की कॉल आई, उसने बड़े कहा मेरे 3 मसले हैं वो मुझे बता दें, उसने 1 1 2 करके मेरे से 3, तो आपने उनको आंसर कर दिया, वो बड़ा अच्छा। ठीक है, हम शहजाद से पूछेंगे। शहजाद, आप मजीद अपने स्कूल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में अगर शहजाद को चेंजिंग करनी पड़े तो आप कौन सा एक ऐसा काम है जो आप कहेंगे ये सबसे पहले चेंज होना चाहिए, अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम में देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उस्ताद कराम की जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मॉडर्न करने की ज़रूरत है, मॉडरेट करने की ज़रूरत है। उस्ताद, मैंने पहले भी कहा, ऐसी इकाई है, ऐसा पिलर है कि जो पूरी एक चेन को लेके चलता है, पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को, पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसको लेके चलता है। तो मैं अक्सर अपने उस्ताद कराम को, ये मेरा आज का मैसेज भी है उस्ताद कराम के लिए कि फॉर गॉड सेक, आप जब एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर आ गए हैं कि जो अंबिया का पेशा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है, तो फॉर गॉड सेक इस पेशे की इज्जत और हुर्मत और इसके तकद्दस की परवाह कीजिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मैं अक्सर जब भी उस्ताद कराम की वर्कशॉप लेता हूँ, उनसे मीटिंग करता हूँ, तो मैं उनको अक्सर कहा करता हूँ कि जब आपने एक कामयाब सिस्टम को लेके चलना है तो इसके लिए ज़रूरी एलिमेंट ये है कि आप अपने एक्सपोजर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। मैं अब लिमिटेड टाइम के अंदर किसी भी कम्युनिटी के किसी भी टीचर के ऊपर क्रिटिसाइज़ तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस्ताद वो है कि जिसका एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसकी स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, कोई फ़िज़िकल मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके उसकी तहज़ीबों को, उसके निज़ाम को, उसकी सकाफ़त को, उसकी रवायात को, उसके सिस्टम को नहीं परख सकता, तो कम अज़ कम वो किताबें खंगाल सकता है, वो गूगल कर सकता है। और जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जैसे देखिए मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, चूँकि मेरा तल्लक शहर इकबाल सियालकोट की ज़रहेज़ और मरदमहेज़ धरती से है, तो उस धरती में मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि जब मौलवी मीर हसन जैसे उस्ताद कराम होंगे तो फिर इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ जैसे स्टूडेंट्स लाज़िम मलज़ूम जन्म लेंगे। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, इकबाल कैसे बनते हैं? वो सियालकोट की गलियों में घूम के इकबाल नहीं बन गई हैं, लाहौर की सड़कों के ऊपर नहीं। इकबाल डिड हिज PhD फ्राम जर्मनी एंड बार एट लॉ फ्राम लंदन, सेम एज इट इज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिड हिज बार एट लॉ फ्राम
फ्राम लंदन, उन्होंने दुनिया देखी, दुनिया के निज़ाम को देखा, और इकबाल की जितनी भी शायरी है, जितनी उन्होंने बुक्स लिखी, प्रिस्क्राइब किया, वो कुरान की तफसीर उन्होंने बयान की। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया पूरी दुनिया से इसका कि मुसलमानों के अंदर कौन से मसाइल हैं, मुसलमानों को कौन सी चीज़ शिकस्त दे रही है। ये तो उस्ताद कराम के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इशफाक अहमद को पढ़ें, मौलाना जलालुद्दीन रूमी को पढ़ें, शाह शमस तबरेज़। और एक पेरेंट्स के लिए लास्ट मैसेज 1 मिनट में देना चाह रहा हूँ, उस पेरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद के ऊपर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रखें, उनकी परवरिश बेहतर से बेहतर तरीके से करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। शहजाद, हमारे पास टाइम कम था, आपने बहुत जबरदस्त बात की और पेरेंट्स के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया कि चेक एंड बैलेंस जरूर रखें। आप क्या कहना चाहेंगे, कम टाइम में आपने जल्दी से मैसेज देना? जी, मैं इनकरेज करना चाहूँगी और मैं इस साल स्टार्ट करूँगी ये ट्रेन करना फीमेल्स को कि वो अपने घर से कोई भी काम शुरू करना चाहें तो वो उसको किस तरह स्ट्रेटजाइज कर सकती हैं। जी। तो डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ें और काम करें, और आप मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जब करूंगी तो आप उनमें भी आएँ ज़रूर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सवेरा, आपने अपनी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की और लोगों को मोटिवेट किया। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अख्ताम पे हम आपसे आपका कलाम भी सुनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया शहजाद, बेस्ट ऑफ लक जो आप काम करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप सब बहुत शुक्रिया आपका भी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। लख सदमे सहे तुसां दीन दी खातिर, दुख सह के भी रब रब कर दे रहे, हर मुश्किल रब ने आसान कीती, रहमत दियां झोलियां भर दे रहे, तुहाडे नाल लगन वाले तर दे रहे। रुतबा आलीए, बड़ी शान निरालीए, बड़ा रुतबा आलीए, बड़ी शान निरालीए, बड़े बाज लगे मैनू हर चीज ख्यालीए, बड़ा रुतबा आलीए, बड़ी कंबली कालीए, या रसूल अल्लाह सकदी मेरा प्यार मिसालीए, नहीं प्रीत है मुक सकदी मेरा प्यार मिसालीए, तुहाडा रुतबा आलीए, तुहाडी कंबली कालीए।
ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰ ਉਹ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਦਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਮਾਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਦਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਮਾਲੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਆਲੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਬਲੀ ਕਾਲੀਏ ਯਾ ਰਸੂਲ ਪਾਇਆ ਪੈਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰੋਸ਼ਨ ਹਰ ਸੀਨਾ ਪਾਇਆ ਪੈਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰੋਸ਼ਨ ਹਰ ਸੀਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗ ਕੁਫਰ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਦਿਲੋਂ ਕੀਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗ ਕੁਫਰ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਦਿਲੋਂ ਕੀਨਾ ਪਾਓ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮਿੱਕੀ ਸ਼ਾਵੀ ਸਵਾਲੀਏ ਪਾਓ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮਿੱਕੀ ਸ਼ਾਵੀ ਸਵਾਲੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਆਲੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲੀਏ